हेलो एवरीवन। आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सारा का सारी चीज़ों का रेफरेंस आपके टेक्स्ट बुक से ही आपको लेना है। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप रेफरेंस बुक प्रेफर कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड जो बुक फॉलो करना है वो टेक्स्ट बुक ही फॉलो करना है। क्योंकि जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं आप ख़ास करके बायोलॉजी वगैरह में, वो मेन आपके टेक्स्ट बुक से ही आता है। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता है। तो ये एक एडवांटेज है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ बुक्स ढंग से पढ़ रहे हो तो भी बहुत है आपके लिए। लेकिन कई बार होता है कि अंडरस्टैंडिंग सही करने के लिए, ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज हो पाए सारी चीज़ें, हम रेफरेंस बुक को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो आप उन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना है आपको, और हमेशा टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। कोई भी चीज़ अगर पढ़ाया जा रहा है तो एक बार टेक्स्ट बुक ज़रूर खोल के देख लिया करो कि उसमें क्या लिखा हुआ है। इसको समझने के बाद टेक्स्ट बुक में समझने की कोशिश करो, टेक्स्ट बुक पढ़ के समझने की कोशिश करो कि जो लिखा गया है क्या अब मुझे समझ में आ रहा है वो चीज़ें जो बुक में लिखी गई हैं। इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, लर्निंग के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हम क्लास 7th 8th से ही ये सुनते आ रहे हैं। एटलीस्ट हमने पढ़ा तो नहीं होगा लेकिन ये ज़रूर सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये हमें पावर हाउस क्यों बोलते हैं इसको, उसके बारे में इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमें क्लियर होगा। तो इसके बारे में कह रहा है, इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एज इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब ये भी इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, दूसरा ATP का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। Mitochondria have two membrane covering in which outer membrane is porous in nature while the inner membrane is deeply folded. पोरस का मतलब आपको पता ही है, जिसमें छेदें बहुत सारी होती हैं उनको पोरस बोला जाता है। और अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड है, वो बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव टाइप का लेयर है। वही जैसे ऐसे टाइप का करके जो लेयर होता है, जैसे अभी गोल्जी अपरेटस में हमने देखा। इसका जब हम पिक्चर देखें तो वो चीज़ें और ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तब तक देखते हैं, तब तक आगे पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड टू क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया फॉर ATP जनरेशन थ्रू केमिकल रिएक्शंस। तो कभी भी सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, जैसे इंटेस्टाइन के बारे में बात करी जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करी जाए अगर, वो इतना छोटा सा बिल्कुल पतला सा होता है, लेकिन वो ऐसे ही टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसकी वजह से उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, 7 मीटर से ऊपर हो जाता है। वैसे ही हमेशा सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए दो चीज़ें होती हैं, या तो हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर करें, ये भी एक तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ही अगर देखा जाए तो मेनली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ही होता है जब भी हमें सरफेस एरिया बढ़ाना होता है। अब सोचो इतने एरिया में अगर हमने सीधा सीधा एक वो पर्टिकुलर मेम्ब्रेन यूज़ किया होता तो बहुत ज़्यादा बड़ा मेम्ब्रेन नहीं होता। और यही अगर ये उसी मेम्ब्रेन को फोल्ड करके डाला हुआ है तो वो बड़ा सा मेम्ब्रेन हमें मिल गया है। तो जितना ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा ATP प्रोड्यूस होगा केमिकल रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, तो और वैसे ही कभी भी आपको याद रखना है कि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम जनरली जो स्ट्रक्चर रखते हैं वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ही रखते हैं। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, या फिर बहुत सारे पोर्स उसमें अगर हमने वो बना दिया। ठीक है, किसी भी तरह का अगर हम कुछ मान लो तैयार भी करें आगे आने वाले टाइम में, अगर आप में से कोई कुछ इन्वेंट करना चाहता है जहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने की बात आई, तो वहाँ पे ये पर्टिकुलर कंसेप्ट काम में आता है। आगे बढ़ते हैं। ATP इन द एनर्जी करेंसी इसको सही कर लेना, इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इट इज़ यूज फॉर। तो एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है ATP, वो एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज होता है, पूरा सेल यूज़ करता है। सेल के अंदर जो भी फंक्शन सारे हो रहे हैं, इंजेक्शन से लेके डाइजेशन से लेके एक्सक्रीशन तक, सारा का सारा जितना भी प्रोसेस हो रहा है, वो सारे प्रोसेस को करा कौन रहा है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, इसकी वजह से ATP जनरेट हो रहा है। ATP जनरेट होने की वजह से वो सारे फंक्शंस हो पा रहे हैं। रैंकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क।
तो ये सारे काम होते हैं। जैसे केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं उनको रैंक करने का मतलब मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि कौन सा केमिकल कंपाउंड कितना ज़्यादा सूटेबल हो सकता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। और फॉर मैकेनिकल वर्क तो सारे फंक्शंस जो हो रहे हैं वो सारे मैकेनिकल फंक्शंस ही होते हैं। जो भी हमारा बॉडी काम करता है, जितने भी काम करता है, वो सारे के सारे मैकेनिकल वर्क्स हैं। जहाँ पे पुर्जों का मूवमेंट होता है किसी भी तरह के बॉडी पार्ट्स का, तो वहाँ पे मैकेनिकल वर्क हो रहा होता है, मैकेनिकल एनर्जी यूज़ हो रही होती है। अगर हम हाथ यूज़ कर रहे हैं, अपना हाथ लिफ्ट करना है, तो वहाँ पे भी मैकेनिकल वर्क हो रहा है। अगर हमारा हार्ट पंप कर रहा है तो वहाँ पे भी मैकेनिकल वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। एक तो ये आउटर बाउंड्री है और इनर बाउंड्री देखो, ये पूरा फोल्डेड शेप में है पूरा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है इसको बनाना भी। ठीक है, और हमेशा याद रखना है कि एक तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं और दूसरा एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा लेबलिंग करी गई है सारे पार्ट्स को, तो इसको देख लेना। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये तो हमने करा ही हुआ था। मैट्रिक्स एंड क्रिस्टे, तो ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर दिखता है और ये हर जगह पे दिखता है। मतलब सेल के चांसेस होते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर ही ये सारी चीज़ें होती हैं। सेल के बाहर ही माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है। ठीक है, अब आगे आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बारे में कह रहा है दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, हमेशा याद रखना है, हमने क्लास 8th में ये पढ़ा था कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में होते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस थे प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। एक तो क्रोमोप्लास्ट दैट इज़ कलर्ड प्लास्टिड्स एंड ल्यूकोप्लास्ट दैट इज़ कलरलेस और वाइट प्लास्टिड्स। यहाँ पे और कर लेना। प्लास्टिड्स विद chlorophyll pigment are called as chloroplasts. They can be green, red, yellow or brown. Depending upon the type of pigment, the functions of plastids are, that is chloroplasts are known as kitchen of the cell. It helps in synthesis of food by process of photosynthesis. तो जहाँ पे भी देखो, जहाँ पे भी ग्रीन पिगमेंट आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट आ रहा है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो होगा ही होगा। फोटोसिंथेसिस जहाँ पे होता है वहाँ पे तो फूड क्रिएट होगा, फूड जनरेट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये इतना सिंपल सा, क्योंकि एनिमल सेल्स में तो अपने आप से तो सारी चीज़ें बनती नहीं। एनिमल सेल्स में तो प्लास्टिड्स पाए नहीं जा सकते। ठीक है, एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट कहाँ से पाया जा सकता है? अगर एनिमल सेल्स में पाए जाते तो वो फूड खुद से प्रिपेयर कर पाता है, लेकिन हमें पता है कि फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाता इंसान या फिर एनिमल्स। तो वहाँ पे हम जो है, ये सबसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, कि प्लांट सेल में जो ये वाला प्लास्टिड्स पाए जाते हैं ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एनिमल्स हमेशा ही डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर या फिर दूसरे एनिमल्स के ऊपर अपने फूड के लिए। फिर लैक्टोप्लास्ट, दे स्टोर मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट कलर्स टू फ्लावर विच हेल्प्स इन पोलिनेशन। तो क्रोमोप्लास्ट जो है, क्रोमोप्लास्ट एक तो ये कलरलेस प्लास्टिड्स थे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो भी फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट शेड्स होते हैं। कई सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसका बीच वाला पार्ट ज़्यादा गाढ़ा लाल होगा और साइड वाले पार्ट्स थोड़ा कम लाल होगा, या डिफरेंट और भी बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं। तो वो सारे कलर्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन सा पिगमेंट है? उस पिगमेंट का नाम है क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट, लैक्टोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट तो ये हो गया कि फूड वगैरह प्रिपेयर करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। लैक्टोप्लास्ट में स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन स्टोर होता है। और क्रोमोप्लास्ट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कोई भी कलर फूल के अंदर जो आ रहा है, किसी भी तरह के प्लांट पार्ट्स, उनके लीव्स में जो कलर आ रहा है
उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ही जो भी बीज होती हैं या फिर बीटल्स होते हैं, इनको अट्रैक्ट करता है ताकि पॉलिनेशन हो पाए। पॉलिनेशन से इनका क्या फ़ायदा होता है? पॉलिनेशन से इनका फ़ायदा ये होता है, इनके जो सीड्स होते हैं, ठीक है, इनके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके बिखरते हैं, जिससे इनका पॉपुलेशन बढ़ता है। एक जगह से दूसरी जगह पे एक नया पौधा समझ लो तैयार हो सकता है। बिना इनके मूव किए ही इनका सीड एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस थे, ये आपको याद रखना है। और जो प्लास्टिड वाला पार्ट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में है, ये तो मतलब याद करना भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा इजी है। ये सारी चीज़ें जो भी अभी तक हमने पढ़ी हुई हैं, सारी चीज़ें आपको याद करते जाना है और बार बार रिपीट करके इसको पढ़ना है। जब तक पूरी तरीके से कंठस्थ ना हो जाए तब तक आपको करना है, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे जब क्लासिफिकेशन वगैरह होगा, वहाँ पे भी आपको चीज़ों को बार बार पढ़ना होगा, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। इसलिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर लो। और मुझे वैसे उम्मीद है कि आप लोग प्रॉपर पढ़ाई तो करते ही हो, ठीक है। बस करना ये है कि और भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत, खास करके बायोलॉजी में आपको रटने के अलावा, क्रैम करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे जिनकी स्पेलिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो उन स्पेलिंग्स को भी ध्यान देना है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए इतना बहुत हो गया है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।